सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 7 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे जेरूसलम में हरेदी यहूदियों की बगावत, IDF की कंपलसरी भर्ती के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट, बस वाले इंसिडेंट की चर्चा क्यों, बताएंगे हम। ईरान में प्रोटेस्ट जारी, तेहरान, मशहद, एलाम और तारीखी बाजार में आगजनी, तोड़ फोड़ और भारी नारेबाजी। प्रिंस रजा पहलवी ने क्या कॉल दी। ईरानी हुकूमत के सपोर्ट में भी उतरे लोग। प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने आखिर ले ली नाकामी की जिम्मेदारी। पहली बार दिया ऐसा कौन सा बयान जिस पर नहीं होगा ईरान के चाहने वालों को यकीन। गजा में मदद पर रोक, दर्जनों NGOs के लाइसेंस रद्द। EU ने इसराइल पर बढ़ाया प्रेशर, फिलहाल राहत पहुंचाना मुश्किल। सीरिया में बड़ा टकराव, अलेप्पो में अल-शरा की फौज और कुर्द फोर्सेस के बीच महीनों बाद सबसे खूनी झड़प में कई लोगों की मौतें। और साउथ यमन से बड़ी खबर, STC ने हथियार सरेंडर किए, 300 लड़ाके बसों से अदन भेजे गए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस शो की एक बड़ी खबर से, एक ब्रेकिंग न्यूज से जो इस वक्त आ रही है और बताया जा रहा है इस खबर में दावा करके कि ईरान में खतरे के सायरन बज रहे हैं। सायरन सुनिए, ये सायरन बताया जा रहा है कि ईरान में बज रहे हैं और सुलेमान अहमद, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उन्होंने इस वीडियो को जारी करते हुए 7 जनवरी की सुबह 5:40 पर यह वीडियो जारी करके ये बताया कि सायरन अलर्ट इन मल्टीपल एरियाज अक्रॉस ईरान। ईरान के कई एरियाज में, कई शहरों में सायरन बज रहे हैं, खतरे के सायरन बज रहे हैं। दिस इज़ फ्रॉम एन इसराइली टेलीग्राम चैनल। ये कहा जा रहा है कि ये एक इसराइली टेलीग्राम चैनल से लिया गया वीडियो है। क्या कुछ हुआ है? क्योंकि खदशे जताए जा रहे हैं कि कहीं कोई मिसाइल अटैक या कोई फाइटर जेट्स दुश्मन का दिखाए जिसकी वजह से ये सायरन बज रहे हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कह दूं, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि सुलेमान अहमद बहुत ज़िम्मेदार आदमी हैं, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स पे और एक्स चैनल्स पर ये रोज़ डिबेट में बैठते हैं, कभी कोई झूठी खबर नहीं देते। लेकिन इन्होंने भी यही कहा है कि ये इसराइली टेलीग्राम चैनल से लिया गया है, ये ब्रेकिंग खबर है। मैंने भी आपको इसीलिए बताई कि ब्रेकिंग है, कहीं ये रह गई तो फिर आप मुझसे सवाल पूछेंगे। फिलहाल इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि ईरान में ये सायरन क्यों बज रहे हैं, क्या हुआ है अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन ये सायरन बजने का वीडियो दावा किया जा रहा है कि ईरान का है और ईरान के कई इलाकों में सायरन बज रहे हैं। इस पर डिटेल रिपोर्ट हम बाद में लाएंगे, लिहाजा अब जो खबरें तफसील से हमारे पास हैं उनका रुख करते हैं। शुरुआत करते हैं इसराइल के अंदर जारी हंगामे से। इसराइल के अंदर फौज के खिलाफ भारी तूफान उठ खड़ा हुआ है। हरेदी यहूदियों की ज़बरदस्ती भर्ती का मामला अब सीधे बगावत की शक्ल ले चुका है। 6 और 7 जनवरी की रात जेरूसलम की सड़कों पर जो हुआ उसने इसराइली सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हरेदी यहूदी सड़कों पर उतर आए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, IDF के खिलाफ भी उन्होंने खुलकर आवाज़ उठाई। हालात इतने बिगड़े कि कई जगह पत्थरबाजी तक हो गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे होंगे। इस अफरा तफरी में एक हरेदी प्रोटेस्टर बस के नीचे कुचलकर मारा गया। उस हादसे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि हम YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करते हैं। हाँ, बस स्क्रीनशॉट आप देखिए। लेकिन पूरी दुनिया में इस वाक़े की, इस बस वाले वाक़े की चर्चा हो रही है। हमारा फोकस फिलहाल उस गुस्से पर है जो अब इसराइल की सरकार और फौज दोनों के खिलाफ खुलकर फूट पड़ा है। कमाल ये है कि ये वही वक्त है जब ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इसराइली लीडरशिप वहाँ के हालात को मज़े लेकर देख रही है, मज़े लेकर बयान भी दे रही है और सीरियस बयान भी दे रही है। लेकिन उसी वक्त इसराइल के अंदर जेरूसलम की सड़कों पर हरेदी यहूदियों का ये उबाल नेतन्याहू की हुकूमत के लिए सीधी वार्निंग बन गया है। जेरूसलम इसराइल के कब्ज़े में है, लेकिन उसके अपने यहूदी उसके कब्ज़े में नहीं। अल-कुद्स यानी जेरूसलम में IDF की कंपलसरी कॉन्स्क्रिप्शन पॉलिसी यानी फ़ौज में मजहबी हरेदी यहूदियों की ज़बरदस्ती भर्ती के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट हुए। हरेदी यहूदियों का साफ कहना है कि फ़ौज में भर्ती उनके लिए क़यामत का सामना करने जैसी है। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच भर्ती वाले ऑफिस के बाहर सीधी भिड़ंत भी हुई। कई जगह डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए। किरियत ओनो में तेल हशुमर मिलिट्री बेस का रास्ता तक ब्लॉक कर दिया गया। प्रोटेस्टर्स के पोस्टर्स और नारे सिस्टम की नींव पर वार कर रहे थे। किसी ने पोस्टर्स पर लिखा था, ड्राफ्ट लॉ को मानना मतलब जूडाइज्म की तबाही मानना। किसी ने इसराइली हुकूमत पर सेफार्डिक यहूदियों के साथ भेदभाव यानी तासुब का इल्ज़ाम लगाया और इसराइल को अपार्थाइड स्टेट तक कह दिया। एक हरेदी यहूदी प्रोटेस्टर का बयान तो और भी झकझोर देने वाला था। रिक्रूटमेंट ऑफिसेस हमारे लिए एक्सटर्मिनेशन ओवन्स यानी कि हिटलर की उन भट्टियों जैसे हैं जिनमें यहूदियों को जलाकर मारा जाता था।
ये लिखा और ये कहा उसने। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये पूरा प्रोटेस्ट मोशे ज़ेदेका और दूसरे हरेदी लीडर्स ने ऑर्गेनाइज किया, जो शुरू से ही आईडीएफ में हरेदियों की भर्ती के खिलाफ रहे हैं। कुल मिलाकर तस्वीर तो साफ है दोस्तों, बाहर ईरान को लेकर जंग का शोर और अंदर इसराइल की सड़कों पर अपनी ही फौज के खिलाफ बगावत। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इसराइल इज फॉलिंग का नारा कितना सच है, सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू की सरकार इस अंदरूनी आग को संभाल पाएगी या ये आग और फैलेगी और एक बगावत को जन्म दे देगी। सवाल जायज़ है। अब बात ईरान में जारी कोहराम की। ईरान में पिछले 10 दिनों से सरकार की पॉलिसी और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। अलग अलग शहरों से आगजनी, तोड़फोड़ और मौतों की खबरें फिर सामने आ रही हैं। अब ये सिर्फ एक नाराज़गी भरा प्रोटेस्ट नहीं लग रहा, बल्कि एक सोचा समझा हंगामा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसमें ईरान के पुराने सिस्टम यानी पहलवी फैमिली, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की दिलचस्पी खुलकर दिख रही है। इससे तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाती है कि इन प्रोटेस्टर्स को अमेरिका, इसराइल और ईरान के पुराने निज़ाम तीनों तरफ से खुला सपोर्ट मिल रहा है। सवाल सिर्फ सपोर्ट तक का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या ये मामला फंडिंग तक भी पहुंच चुका है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, सही नहीं है, अच्छी नहीं है। ईरान इस वक्त एक भारी हंगामे से जूझ रहा है। जो लोग अब भी इसे हल्के में ले रहे हैं उन्हें सच में खबरों की समझ नहीं है। उन्हें चाहिए कि ईरान के उन अखबारों को पढ़ें जो IRGC की निगरानी में चलते हैं, तब शायद उन्हें हालात की संजीदगी समझ आ जाए। खबरें और तस्वीरें खुद ईरान के चरमराने की कहानी बयान कर रही हैं। ईरान के इलाम शहर में प्रोटेस्टर्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई जगह एंटी रेजिम प्रोटेस्टर्स, हुकूमत के मुखालफिन प्रोटेस्टर्स पूरे इलाकों को अपने कंट्रोल में लेने का दावा कर रहे हैं। नारे खुलेआम सिस्टम के खिलाफ हैं और गुस्सा सड़कों पर फट चुका है। एग्जाइल में या जिला वतनी में बैठे हुए प्रिंस रजा शाह पहलवी ने पहली बार खुलकर प्रोटेस्ट का कॉल दिया है। उसी दिन दिया है, यानी जुमेरात को, जिस दिन कुर्द इलाकों में स्ट्राइक करने की अपील भी सामने आई है। यानी पहलवी और कुर्द एक साथ जुमेरात को कुछ बड़ा करने वाले हैं। दोस्तों, कल तेहरान के तारीखी बाजार में फिर से बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस चलाई। वहीं मशहद जैसे मजहबी शहर में भी हंगामा भड़क उठा। कुल मिलाकर ईरान में हालात ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ महंगाई या पॉलिसी का गुस्सा नहीं है, बल्कि एक बड़ा खेल चल रहा है और इस खेल में बाहरी ताकतें भी पूरी दिलचस्पी के साथ शामिल दिखाई दे रही हैं। ईरान के निज़ाम की हिमायत करने वालों की भी कोई कमी नहीं है और ये बात खुद इस हकीकत की तस्दीक करती है कि हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उनका दायरा लगातार बढ़ रहा है। अगर हालात नॉर्मल होते, अगर सड़कों पर सरकार के खिलाफ गुस्सा ना होता, तो फिर ईरानी हुकूमत की सपोर्ट में यूं हज़ारों लोग अचानक बाहर तो ना निकल आते। साफ है कि एक तरफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो दूसरी तरफ सिस्टम को बचाने की कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं। ये जो तस्वीरें इस वाली खबर की शुरुआत से आप देख रहे हैं, ये ईरान के निज़ाम की हिमायती लोगों की भीड़ की तस्वीरें हैं। जी, ये प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, ये हुकूमत के और निज़ाम के साथ हैं। ईरान के इस्फहान की कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर यहाँ उतरे कल और ईरान के सपोर्ट में नारे लगाए। फॉर ईरान टू द लास्ट ब्रेथ के नारे लगाते हुए ये भीड़ ये मैसेज देने की कोशिश करती दिखी कि निज़ाम, हुकूमत अभी अकेले नहीं और उसके पीछे खड़ा एक बड़ा तबका अब भी मौजूद है। मतलब तस्वीर दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ गुस्से से भरी सड़कों पर उतरी भीड़, दूसरी तरफ उसी सड़क पर आयतुल्लाह खामनेई के हक में उतर आए हज़ारों लोग, ईरान के वफादार लोग। यही वजह है कि ईरान के हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं, क्योंकि अब दोनों तरफ की भीड़ सड़कों पर है। हम आपको दोनों तरफ की खबर दिखाते हैं, क्योंकि सिर्फ अच्छी या एक तरफ की खबर का मतलब खबर नहीं, एजेंडा चलाना होता है और वो या नहीं चलता। बढ़ते हैं आगे। ईरान के प्रेसिडेंट का एक अहम बयान सुन लीजिए, जैसा बयान अब तक नहीं दिया गया था, खासकर इन प्रोटेस्ट पर। प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने प्रोटेस्ट को लेकर एक बड़ा बयान दिया और सीधा सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। एक्स हैंडल ब्रिक्स न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने साफ कहा, पेजेश्कियान ने, कि इस हालात का जिम्मेदार मैं हूँ। स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय, आम लोग, कोई गुनाहगार नहीं है, बस मैं हूँ। गलती हमारी पॉलिसी में है और हमें अपने एक्शन ठीक करने होंगे। यानी ईरान की हुकूमत कह रही है
कि हमारी गलतियों का नतीजा है जो सड़क पर उबल रहा है। पेजेश्कियान ने साथ ही ईरान पर बन रहे इंटरनेशनल प्रेशर पर भी सख्त हमला बोला। उनका कहना है कि ईरान की असली ताकत मिसाइल या सिस्टम नहीं बल्कि उसके लोग हैं। अगर लोग साथ हैं तो ईरान मजबूत है, और अगर लोगों में गुस्सा है तो हुकूमत को आईना देखने की ज़रूरत है। इस बयान से साफ है कि ये मैसेज भी है और वार्निंग भी। दोस्तों, ईरान के सिस्टम के अंदर से पहली बार इतनी खुली जिम्मेदारी और इतनी सीधी बात सामने आई है। यानी हुकूमत में प्रोटेस्टर्स को लेकर घबराहट और बेचैनी दोनों हैं, और पेजेश्कियान ने पहली बार इसे तस्लीम किया है। आप चाहें तो ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी की 7 जनवरी की खबरों में इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। अब बात गजा की। गजा में पहले ही जिंदगी टूटती सांसों पर टिकी है, और अब इजराइल ने राहत का रास्ता भी और तंग कर दिया है। हमने कल ही आपको बताया था कि इस्राएली हुकूमत ने गजा में काम कर रही 37 इंटरनेशनल एड ऑर्गेनाइजेशंस के लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गजा के लोगों के लिए मदद का इंतज़ाम करती हैं। इस्राएल का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्टाफ की लिस्ट देने और नए सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन रूल्स मानने से इनकार कर रही थी। इसीलिए 1 जनवरी से इनकी एक्टिविटी ख़त्म मानी जाएगी और 1 मार्च तक इन्हें गजा छोड़ने का ऑर्डर दे दिया गया है। एड ग्रुप्स और एक्सपर्ट्स इसे सिक्योरिटी नहीं बल्कि पॉलिटिकल मूव बता रहे हैं। ऑक्सफैम जैसे ग्रुप्स का कहना है कि ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही दुनिया के सबसे सख्त वेटिंग और कंप्लायंस सिस्टम के तहत काम कर रही हैं। ऐसे वक्त में जब गजा में खाने, पनाहगाह और इलाज के लिए लोग तरस रहे हैं, तब राहत देने वालों को बाहर निकालना मतलब सीधे तौर पर फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को और मुश्किल बनाना है। दोस्तों, ज़मीन पर तस्वीर साफ है। बम सीज़फायर के बावजूद पहले ही गिर रहे हैं और अब मदद भी छीनी जा रही है। बढ़ते हैं आगे। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल पर प्रेशर बढ़ाते हुए साफ कहा है कि गजा में इंटरनेशनल एनजीओज़ को काम करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उनके बिना शहरियों तक, सिविलियंस तक लाइफ सेविंग एड पहुंचाना मुमकिन नहीं है। यूरोपियन काउंसिल का कहना है कि गजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, भारी बारिश हो रही है, टेम्परेचर गिर रहा है और लोगों के पास एक महफूज पनाहगाह तक नहीं है। ऊपर से एड एजेंसियों के काम करने पर सख्त पाबंदियां लगी हुई हैं। यूरोपीय यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कालास और कमिश्नर हज्जा लहबीब ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि गजा के सिविलियंस बेहद मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। बच्चे अब भी स्कूल नहीं जा पा रहे और मेडिकल फैसिलिटीज़ लगभग ठप पड़ी हुई हैं। ना स्टाफ पूरा है, ना इक्विपमेंट्स हैं। यूरोप का साफ मैसेज है, अगर इंटरनेशनल एनजीओज़ को रोका गया तो गजा में मदद कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सीरिया में फिर टकराव की खबर है। अलेप्पो एक बार फिर जल उठा है। नॉर्थ सीरिया के अलेप्पो में अल-शरा की हुकूमत के फौजी और कुर्द लीड फोर्सेस के बीच कल हुई झड़पों में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज़्यादातर सिविलियंस बताए जा रहे हैं। ये पिछले कई महीनों में दोनों पार्टीज के बीच सबसे बड़ा तनाज़ा माना जा रहा है। पिछले साल मार्च में कुर्दों की सेमी ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री को सीरिया की नई हुकूमत में मर्ज करने की जो डील हुई थी, वो ज़मीन पर लगभग ठप पड़ी है। नतीजा ये है कि टेंशन बार बार क्लैश में बदल रही है, ख़ास तौर पर अलेप्पो में, जहां 2 कुर्द मेजॉरिटी मोहल्ले पहले से ही हॉट स्पॉट बने हुए हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ है, डील कागज़ पर है, लेकिन अलेप्पो की सड़कों पर अभी बंदूकें बोल रही हैं। साउथ यमन की सियासत करवट ले रही है। एसटीसी ने अल-महरा से पीछे हटकर हथियार सरेंडर कर दिए हैं। सऊदी अरब की ताकत का दम यमन की ज़मीन पर दिख रहा है। यमन के अल-महरा सूबे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सपोर्ट वाली सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी की फोर्सेस ने पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। होमलैंड शील्ड फोर्सेस के मुताबिक एसटीसी से जुड़े लड़ाकों ने अपने मिलिट्री व्हीकल्स और हैवी हथियार अल-महरा में हैंड ओवर कर दिए, सरेंडर कर दिए, जिसके बाद करीब 300 एसटीसी लड़ाकों को बसों में भरकर अदन भेज दिया गया। कहा गया कि ये पूरी मूवमेंट एक सेफ रूट से पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ करवाई गई ताकि सूबे में हालात काबू में रहें और किसी तरह का सिक्योरिटी प्रॉब्लम पैदा ना हो। यानी हुकूमत की होमलैंड शील्ड का दावा है कि ये कदम अल-महरा सूबे में स्टेबिलिटी मजबूत करने और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए उठाया गया है। लेकिन ग्राउंड पर यह सवाल अभी भी घूम रहा है कि क्या ये सिर्फ एक टैक्टिकल विड्रॉल है या फिर साउथ यमन की पॉलिटिक्स में किसी बड़े रीशफल की शुरुआत।
المہرا سے ایس ٹی سی کا ہٹنا آنے والے دنوں میں یمن کی سیاسی تصویر کو کس طرف لے جائے گا، اس پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، دیجیے اجازت، خوش رہیے، سلامت رہیے۔